डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय हमारी क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान को लेकर चल रही है, जिसमें हमने कल आपको सौरमंडल में पृथ्वी और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। तो आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी के बारे में और अपने प्यारे भारत देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने पेश करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल की क्लास में हमने समझा अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्रण किस दिशा में और कितने समय में पूरा करती है। और आगे हमने उसमें ये सीखा कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर है और यह कितने घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, अर्थात जिसे हम GMT कहते हैं, ये भी हमने सीखा था। और साथ में हमने IDL भी सीखा था, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप कल की वीडियो पूरी अवश्य ही देख लीजिएगा, तभी आप आज की वीडियो समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं वही दोहरा देना चाहता हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज भी आपको लिखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और बात, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य ही बोलें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी जो हमारी है किस प्रकार से है, गोलाकार है। और ये हमने देखा कि ये किस प्रकार चक्रण करती है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब। मैंने आपको बताया था किधर पूरब किधर पश्चिम। देखिए ये प्लस चिन्ह बनाइए, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये चीज़ है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती थी। कल की क्लास में हमने अक्षांश तो आपको बता दिया था, लेकिन अक्षांश के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं किए थे। कल हमने देशांतर की चर्चा की थी। ये जो बीच में जा रही है इसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और यही जो है ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT रेखा, क्योंकि यह ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है और यहीं से समय का निर्धारण होता है, इसलिए इसे GMT कहते हैं। और हमने देखा कि जो हमारा प्यारा भारत देश था वो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। प्यारे भारत की जो मानक समय रेखा थी वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर जाती थी, जो 5 राज्यों से होकर गई थी, जिसका नाम हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो कल हमने इस प्रकार से अक्षांश के देशांतर के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अपनी देशांतर नहीं, अक्षांश के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश की परिभाषा तो मैंने कल ही आपको बता दिया था। अब अक्षांश कैसे कैसे खींचे जाते हैं, देखिए हमने देशांतर तो आपको बताया था कि ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। और ये एक एक अंश के अंतर पर खींची गई हैं, इसलिए कुल मिलाकर कितनी देशांतर रेखाएं बनी थी? 360 देशांतर रेखाएं बनी थी। ठीक है ना, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और जबकि अक्षांश के बारे में हमने देखा था कि हमारे ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179। कैसे? क्योंकि देखिए ये आपका सेंटर हो गया। अब यहाँ से अगर ये देखा आपने 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से सीधा ऊपर ये जो आपका नॉर्थ पोल दिख रहा है और ये नीचे यहाँ पे साउथ पोल दिख रहा है, यहाँ से आप अगर सीधे इस कोण को बना देते हैं तो ये कोण बनता है 90 डिग्री। और एक एक अंश के अंतर पर अगर आप एक एक रेखा खींचते जाएंगे तो कितने मिल जाएंगे? 90 मिल जाएंगे ना। 0 से लेके 90, ये 90 डिग्री है ना। अब सोचिए 90 डिग्री तो ये एक है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट पर कोई रेखा या कोई वृत्त थोड़ी ना खींचा जा सकता है, इसलिए
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा वृत्त नहीं बनता, अक्षांशीय वृत्त नहीं बनता है। इसलिए 0 से काउंटिंग की जाए तो 0 से लेके 89 तक ये आपके 90 हो गए। और जब नीचे आते हैं तो 0 तो काउंटेबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे जो 90 डिग्री साउथ आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण जो बनेगा, ये पर भी अक्षांशीय वृत्त नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर 0 हमें छोड़ना होगा। इधर 1 से लेके 89 तक होगा, तो 89 पॉइंट इधर हो गए और 90 इधर हो गए। 90 में जोड़ा हमने 89, तो कुल मिला के कितने मिल गए, 179। इस प्रकार से हमारा जो ग्लोब है अर्थात हमारी पृथ्वी है, इस पर स्थान का निर्धारण करने के लिए 179 काल्पनिक अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं। आज इनमें से हम कुछ प्रमुख अक्षांशीय रेखाओं का आपके साथ चर्चा करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे सबसे बीच में आपको दिख रही है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा की एक विशिष्टता क्या है कि यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। याद रखिएगा आप, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में कौन सी अक्षांश रेखा बांटती है, तो कौन सी अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भू माने हो गया पृथ्वी और मध्य माने बीच से, अर्थात पृथ्वी के बीच से जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या क्या कह सकते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। और यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। इसके ऊपर जो होता है हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा। तो अगर आप एक गेंद को लेके बीचों बीच से उसको काट दीजिए तो आधा हिस्सा ऊपर हो जाएगा, आधा हिस्सा नीचे हो जाएगा। जिस हिस्से से आपने काटा था वही कहलाएगा विषुवत रेखा, या विषुवत वृत्त भी इसे कहते हैं, विषुवत वृत्त। याद रखिएगा। और इसको हम ऊपर नीचे 2 बराबर भागों में जब बांट देते हैं तो ऊपर कहलाता है, चूंकि ऊपर था नॉर्थ इसलिए उत्तरी गोलार्ध, नीचे था साउथ इसलिए कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में कौन सी रेखा बांटती है जी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और कौन कौन से भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो देशों को 2 भाग में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात उत्तरी गोलार्ध के देश और दक्षिणी गोलार्ध के देश। तो अब जरा ध्यान से सोचिए हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है। प्यारे भारत को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं भी आगे आपको सवाल का उत्तर दूंगा कि हमारा प्यारा भारत किस गोलार्ध में है। उससे पहले हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और भारत के बारे में इनका अध्ययन कर लेते हैं, तब आपसे चर्चा शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री को तो हमने कह दिया विषुवत रेखा। अब 0 से जब हम 23.5 अंश आगे चले गए अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, तब हमें मिली 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। उसके बाद यहीं से 23.5 अंश हम दक्षिणी गोलार्ध में चले आए, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा मिली, जिसको नाम हम देते हैं मकर रेखा। तो हमारे जो सूरज मामा हैं वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही चमकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही चमकते हैं। आपने सुना होगा जनवरी के महीने में मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति के दिन ही जो सूर्य मामा होते हैं ना, ये मकर रेखा पर लंबवत चमकते हैं। याद रखिएगा, यहीं से इनका उत्तरायण शुरू हो जाता है, मकर संक्रांति से ही। याद रखिएगा आप। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य जो है इससे ऊपर नहीं जा पाता है और इससे नीचे नहीं आ पाता है। तो आप सोचिए कभी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, ये एरिया देखिए, मैं कलर बदल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए ये ऊपर का हिस्सा जो नॉर्थ पोल का साइड है और नीचे का हिस्सा जो साउथ पोल का साइड है, क्या यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कभी सीधा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपका जवाब होना चाहिए नहीं। अतः यहाँ पर हर महीने बर्फ जमी रहती है। ध्रुवों पर हम कहते हैं बर्फ जमी रहती है हमेशा। तो किस कारण से? क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश कभी लंबवत नहीं पड़ता है, इसलिए मौसम वहाँ गर्म नहीं होता, हमेशा ठंडी
बनी रहती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। विषुवत रेखा कहाँ से कहाँ, तो विषुवत रेखा कौन सी है, 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद ये देखिए 66.5 अंश उत्तरी है, इसे हम आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। और आर्कटिक वृत्त नहीं, यहाँ पे नीचे अंटार्कटिक वृत्त है, इसको हम 66.5 अंश दक्षिणी रेखा को कहते हैं। जो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे आर्कटिक वृत्त, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा इसको कहते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त। इन बातों को आप इसी चित्र के माध्यम से लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने प्यारे भारत देश के संबंध में। ये देखिए, ये आपकी है कर्क रेखा। कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा पर उपस्थित देशों के बारे में जानकारी मांगी जाए तो कर्क रेखा पर कुल 15 देश हैं। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी पर कुल 15 देश ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है। उसी में एक हमारा प्यारा भारत देश भी है। तो अब आप आंसर दे सकते हैं कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं या दक्षिणी गोलार्ध के निवासी हैं। तो आपका आंसर एकदम सरल हो गया होगा कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं। किसके निवासी हैं जी, उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं। क्यों, क्योंकि हमारा प्यारा भारत देश यहीं कर्क रेखा पर स्थित है। और जब हम कर्क रेखा पर स्थित हैं, कर्क रेखा किस गोलार्ध में, देखिए विषुवत रेखा है ना, इसके ऊपर था उत्तरी गोलार्ध और नीचे था दक्षिणी, तो हम लोग ऊपर की ओर हैं, इसलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, कर्क रेखा भारत से होकर जाती है। अब भारत से होकर जाती है तो भारत में कुछ राज्यों से होकर जाती होगी। भारत में कुछ राज्यों से होकर जाती होगी। मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ और मैं किधर से किधर बताता हूँ, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। जो नाम है किस प्रकार से हैं, देखिए भारत के 8 राज्यों से जाती है। पहला आता है गुजरात, उसके बाद आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा, और सबसे लास्ट में आता है मिजोरम। तो ये मैंने जो आपको राज्यों के नाम बताए जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, वो हमारे भारत देश से होकर जाती है और भारत देश के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निम्न प्रकार है। अर्थात सबसे पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है, गुजरात, और सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है, मिजोरम। तो इस प्रकार से आप इनको लिख लीजिएगा कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। हो गया ना। तो ये हो गया अक्षांशों के बारे में और प्रमुख अक्षांशों के बारे में, ये हमने आपसे बता दिया। कर्क रेखा कुल 15 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें अपना एक प्यारा भारत देश भी है, और हमारे प्यारे भारत देश के 8 राज्य जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, यहाँ से हमने अक्षांश समझ लिया, देशांतर समझ लिया और उसका अपने प्यारे भारत देश के संबंध में महत्व भी समझ लिया। अब हम आते हैं वर्ल्ड मैप पर, हमारा प्यारा भारत देश है कहाँ पर। अभी तो आपने इतना सीख लिया, उत्तरी गोलार्ध में है हमारा प्यारा भारत देश, और कर्क रेखा यहाँ से होकर जाती है, और 82.5 अंश देशांतर रेखा हमारे भारत देश के बीच से होकर जाती है। ये प्रकार से हो गया हमारा। अब आइए हम लोग महाद्वीप पढ़ते हैं और पूरे विश्व के संदर्भ में अपने प्यारे भारत देश की स्थिति पढ़ते हैं। कल के मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि इस चित्र में हमारा प्यारा भारत देश है कहाँ। तो अभी ध्यान दीजिएगा, आपने देखा था कि हमारी पृथ्वी तो गोलाकार थी ना। तो अगर इसको ये 0 डिग्री और इसके पीछे 180 डिग्री से इसको काट के खोल दिया जाए
तो ये आपको मान लीजिए ये प्रकार से अभी पीछे था ना, ये हिस्सा कट के खुल गया तो ऐसे आपको एक खुली संरचना मिल जाती है, जैसा कि ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से खुली संरचना में हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर चित्र में आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये कुछ नाम आपको दिख रहे हैं। ये क्या हैं? ये महाद्वीप हैं। क्या है? महाद्वीप। द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। और जब ये बहुत बड़े आकार का हो जाता है तब हम इसे महाद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा। व्हाट इज द्वीप? आइसलैंड। व्हाट इज आइसलैंड? आइसलैंड क्या है? आइसलैंड माने होता है द्वीप। तो द्वीप क्या है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ये होता है द्वीप। परंतु महाद्वीप क्या हो गए? जब यही हिस्सा बहुत बड़ा, अर्थात जब द्वीप बहुत बड़े आकार का हो जाता है तब उसे हम महाद्वीप कहते हैं। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए इनके बारे में। हमारा प्यारा भारत देश आप अगर देखिए ध्यान से, तो थोड़ा मैं जूमिंग कर देता हूँ और आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये है हमारा प्यारा भारत देश। देखिए यहाँ पर ऐसे प्यारा भारत देश है, ये देखिए इस तरह से आया हुआ है ना, ये हमारा भारत देश है। किस चित्र में है? एलो चित्र में है। और ये एलो रंग कौन से महाद्वीप को दिखा रहा है? एशिया महाद्वीप को दिखा रहा है। तो अब तो सबसे पहला आप याद कर लीजिए कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं जी? 7 महाद्वीप हैं। अब इन 7 महाद्वीपों का आपको नाम याद करना होगा। तो आप नाम याद करते समय थोड़ा एक ध्यान दीजिएगा कि हम इनका नाम आपको ऐसे ही याद करवाएंगे जैसे इनका बड़े से छोटा क्रम है। तो आपको अलग से इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा कि महाद्वीपों का क्षेत्रफल के घटते क्रम में क्या स्थान है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। 7 महाद्वीप शुरू करिए। क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीप, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीप। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है एशिया। उसके बाद आता है अफ्रीका, ध्यान से लिखिएगा। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है आपका नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 पे आता है आपका अंटार्कटिका। अभी मैं आपको इनको मानचित्र में भी दिखा रहा हूँ। अंटार्कटिका। नंबर 6 पे आता है आपका यूरोप। और नंबर 7 पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये हिसाब से आपको 7 महाद्वीप याद हो गए क्षेत्रफल के घटते क्रम में। तो आप गांठ बांध लीजिएगा, इनका नाम पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर घटता क्रम क्या है, ठीक है ना। अब इनको देखिए, हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये महाद्वीप कैसे किस प्रकार से एरिया में हैं। देखिए नाम देखते जाइए, मैं नंबर लिखता जाता हूँ। नंबर 1 पे आता है एशिया। नंबर 2 पे आता है आपका अफ्रीका। नंबर 3 पे आपका आता है उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 इधर अंटार्कटिका, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा अंटार्कटिका पर। नंबर 6 पे आता है यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देख लिया महाद्वीप कौन कौन से हैं। 7 हैं और इनका क्रम क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से महासागर भी 5 हैं। कितने हैं? 5 महासागर हैं। नाम तनिक देख लीजिए जी। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और ये आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर।
और पांचवा महासागर आप ध्यान दीजिएगा, नाम मैंने आपको कौन कौन से बताए। पहला महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, अब देखिए दक्षिणी और उत्तरी यहाँ पे दिया है, ये दोनों एक ही हैं। तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, और तीसरा इधर है अंटार्कटिका महासागर, जिसे हम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं, जिसका हम लोग प्रमुख रूप से अध्ययन नहीं करते हैं। प्रमुख रूप से अध्ययन हम 4 महासागरों का ही करते हैं। कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और पांचवा महासागर आपका है दक्षिणी महासागर। तो आप इनका नाम लिख लीजिएगा, 7 महाद्वीप 5 महासागर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा इनको। अब हम चलते हैं अपने प्यारे भारत देश के बारे में जानकारी लेने। तो चलिए, प्यारे भारत देश के बारे में जब हम जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा प्यारा भारत देश इस अक्षांश और देशांतर पर व्यवस्थित किस प्रकार से है। क्योंकि हमने आपको बताया कि ये अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं जो खींची गई हैं स्थानों के स्पष्टीकरण के लिए ही खींची गई हैं, जिससे हम किसी भी स्थान की स्थिति यथार्थ रूप से बता सकें, ठीक है ना। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा आप कि जो हमारा प्यारा भारत देश है किस प्रकार से है। पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए, प्यारे भारत देश के बारे में हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। हमारा भारत देश जो है उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध, अर्थात जब हम इसका अक्षांश पढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश पढ़ेंगे। भारत जो है उत्तरी अक्षांश में आता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? पूर्वी देशांतरीय देश है, पूर्वी देशांतरीय देश, अर्थात जब अक्षांश पढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश पढ़ेंगे और देशांतर पढ़ेंगे तो पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे। अब तनिक आप ध्यान दीजिएगा भारत देश के बारे में। देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा है। अब इसमें जो भारत के सिरे हैं आप उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ से ऊपर का जो एक हिस्सा इस तरह से बना हुआ है, ये तो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। यहाँ का हिस्सा जो हमारे पास है, अभी हमारे पास में है, इसका नाम है सियाचिन, या इसे हमने कहा इंदिरा कोल। ये भारत देखिए ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। अब अगर किसी चीज़ का हमको स्थिति जाननी है तो उसके किनारे के बिंदुओं को जानना अति आवश्यक हो जाता है। किनारे के बिंदुओं की जानकारी से हम लोग उसकी स्थिति का ज्ञान आसानी से ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसकी किनारे की स्थितियों को जानते हैं। तो देखिए, उत्तर दिशा में भारत का ये पॉइंट हो गया इंदिरा कौल। दक्षिण में आप आइए, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रहा है कन्याकुमारी। उसके बाद आप इधर पश्चिम दिशा में आइए तो आपको यहाँ गुजरात में एक गौरमाथा नाम से दिख रहा है, इसका नाम लिख लीजिएगा आप, गौरमाथा। अभी मैं आपको नीचे भी लिख के लाया हूँ, दिखा रहा हूँ। उसके बाद इधर जब आप पूरब दिशा में आइएगा तो यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में किबिथू दिख रहा है, किबिथू। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चीज़ और लिखा गया है, मैं थोड़ा इसको जूमिंग करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ये इधर इंदिरा पॉइंट भी लिखा गया, यहाँ पे कन्याकुमारी भी लिखा गया है। तो अब तनिक ध्यान से पहले आप इसकी चर्चा सुन लीजिए। भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तरतम मतलब सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ साइड में इंदिरा कौल है, इसको आप लिख लीजिए। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, ठीक है ना। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अब दक्षिणतम बिंदु 2 प्रकार से आता है। देखिए, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो आपको बताना है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। तो आप लिख लीजिएगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और भारत का पूरा दक्षिणतम बिंदु
इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आपने सुना होगा ना, उसमें जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है उस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, परंतु राजीव गांधी जी ने अपनी यात्रा के द्वारा इसका नाम अपनी माँ इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट कर दिया था। ठीक है ना। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। परंतु मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? कन्याकुमारी। तो इस प्रकार से हमने उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु याद कर लिए। अब सबसे पूर्वी बिंदु देखिए भारत का, सबसे पूर्वी, चूंकि इधर ईस्ट होता है ना, तो सबसे पूर्वी बिंदु देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यही सबसे पूरब में है, बाकी तो इसके पीछे हैं इधर पश्चिम की ओर। इसका नाम है किबिथू। किबिथू, क पे छोटी का मात्रा, ब पे छोटी का मात्रा, थ पे छोटा ऊ का मात्रा। किबिथू कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी बिंदु है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद भारत का पश्चिमी बिंदु है, नाम है इसका गौरमाथा, याद रखिएगा, गौरमाथा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। अब चलिए इन चारों पॉइंट्स को देखने के बाद मैं आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताता हूँ। तो तनिक ध्यान से आप समझिए। यहाँ से ये जो हमारा प्यारा भारत है, इसमें मैंने आपको चारों तरफ से पॉइंट्स बता दिए, किस प्रकार से पॉइंट्स हैं। तो अब तनिक आप ध्यान से समझिएगा। जो हमारा प्यारा भारत देश का विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है। मतलब ये जो अक्षांश रेखा खींची जा रही है, ये रेखा आपकी जाएगी 8 अंश 4 मिनट पर, और यहाँ जो दक्षिण वाला है ना, ये जाएगी 37 अंश 6 मिनट पर। और दोनों कौन सी हैं? नॉर्थ अर्थात उत्तरी अक्षांश हैं। कौन सा अक्षांश है जी? उत्तरी अक्षांश। और देखिए यहाँ पर नीचे जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इसका जाता है आपका, यहाँ से जब आप लेके जाएंगे इस तरह से, तो ये जाता है 6 अंश 45 मिनट से, 6 अंश 45 मिनट नॉर्थ। तो अब अगर आपसे पूरा भारत का विस्तार पूछता है तो हम बताएंगे भारत का विस्तार 6 अंश 45 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है। परंतु भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है। याद रखिएगा, पूरा मतलब भारत का पूरा विस्तार 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, परंतु भारत का मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश, ये याद रखिएगा। और जब हम देशांतर की चर्चा करें तो चूंकि देशांतर ऊपर नीचे खींचे जाते हैं ना, नॉर्थ टू साउथ, तो अब जब यहाँ से ये देशांतर आप खींचते हैं, देखिए पश्चिमी बिंदु से, और एक ये देशांतर आप खींचते हैं पूर्वी बिंदु से, तो इनको आप देख लीजिएगा। मैं इसको पहले हटाता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने एक देशांतर खींचा, देखिए ये एक देशांतर जो यहाँ से होकर जा रहा है, और दूसरा देशांतर जो यहाँ से होकर जा रहा है, ये भारत के देशांतरीय विस्तार को बताएगा। किसको बताएगा? देशांतरी। अब चूंकि जो मैंने कहा था ना 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम, उससे हम आगे बढ़ते आए, तो जो ये भारत का पॉइंट है ये कहाँ से जा रहा है आपका? ध्यान दीजिएगा, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर जा रहा है ये, याद रखिएगा। इसी प्रकार ये जो यहाँ पे किबिथू दिख रहा है, यहाँ से जा रही है आपकी 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर वाली रेखा। ध्यान दीजिएगा, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर वाली रेखा जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश का देशांतरी विस्तार क्या है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 अंश 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। ये आपको जो मिनट दिख रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जब 60 मिनट हो जाता है ना, तो 1 अंश हो जाता है। कितना अंश? 1 अंश। तो ये 68 अंश के आगे समझिए 7 मिनट जा चुका है। अभी अगर ये 53 मिनट और आगे जाता
तब 1 अंश बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आप इनको याद रखिएगा। ये प्रकार से हमने भारत के सीमा के बिंदुओं और उनके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हम भारत के राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कहाँ पे? भारत के राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आप फटाफट भारत के राज्यों का अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। देखिए यहाँ से आपको ये दिख रहा है, सभी बिंदु लिखे गए हैं। दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, पश्चिमोत्तम बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु और मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, सब मैंने आपको बता दिया कितना कितना है, कहाँ कहाँ पर है। देख लीजिए आप, जो दक्षिणतम बिंदु है ये आपका कहाँ पर है जी, सॉरी इसको देखिए, जो आपका दक्षिणतम बिंदु है 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसके सामने भी आप लिख लीजिएगा। जो उत्तरतम बिंदु है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और जो आपका पश्चिमोत्तम बिंदु है ये आपका था 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर था। और जो आपका पूर्वोत्तम बिंदु था ये कहाँ था? 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। और जो आपका मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है ये कहाँ थी? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 देशांतर हैं और बाकी की जो 3 बचे ये अक्षांश हैं। ठीक है ना? इनको आप याद रख लीजिए, लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ये आपके पेपर में अवश्य आने वाले हैं। किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये आपके पेपर का सवाल बनता है। ठीक है? अब हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है। देखिए ये भारत का मानचित्र, यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है राजनैतिक नक्शा। राजनैतिक नक्शे में हम राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप इन राज्यों और उनकी राजधानियों को कॉपी में लिखकर लाइन से याद कर लीजिए। मैं अगली क्लास में आपसे सुनूंगा, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ऊपर से एक एक राज्य आपको बताता जाता हूँ। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। आप लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन करके हाल ही में इसका गठन किया गया है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार ये जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऊपर के 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु 5 अक्टूबर 2019 को एक अधिसूचना के द्वारा इसका विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया, जो 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था। ठीक है ना? आप इस बात को याद रखिएगा। अब नीचे के राज्यों पर आते हैं। पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। उत्तराखंड देहरादून। हरियाणा दिल्ली। उसके हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, याद रखिएगा। पंजाब का भी चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। राजस्थान क्षेत्रफल के क्रम में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के क्रम में चौथे नंबर पर आने वाला राज्य, इसका राजधानी लखनऊ। उसके बाद आ जाइए, आगे बढ़ते चलिए, इनको लिखते जाइएगा आप। बिहार की राजधानी पटना, कहीं घटना ना हो जाए, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश भोपाल, क्षेत्रफल के क्रम में तीसरे नंबर पर आने वाला राज्य। उसके बाद गुजरात, गांधीनगर इसका है। फिर नीचे आते हैं महाराष्ट्र, क्षेत्रफल के क्रम में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तेलंगाना हैदराबाद। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी अमरावती हो गई है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले हैदराबाद ही थी। अब देखिए आगे बढ़िए, गोवा, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा राज्य है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। नीचे आइए कर्नाटक का है बेंगलुरु। उसके बाद तमिलनाडु का क्या है? चेन्नई, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। केरल पे आ जाइए, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो आपने इस प्रकार से देखा कि हम लोग उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिण तक चले आए, राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में जानते हुए। अब पूर्वोत्तर राज्यों में चलते हैं, जहाँ छोटे छोटे राज्य हैं। यहीं पर देखिए आपका
कन्याकुमारी है, जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है ना। और यहाँ से आप देखिए, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये यहीं पर आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। आगे देख लीजिए अगले राज्य जो बच रहे हैं। बिहार हमने इधर करवा दिया था। इधर से आपका बचा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। उसके बाद ये आता है आपका बिहार का पटना, मैंने बता ही दिया था। पश्चिम बंगाल कोलकाता। अब देखिए यहाँ छोटा सा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मिजोरम आइजोल। मणिपुर इम्फाल। नागालैंड कोहिमा। असम दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। हो गया ना। मेघालय शिलांग। यहाँ पे देखिए इतने एरिया में छोटे छोटे 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश असम 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, शिलांग 7। इनको मिला के हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स मतलब 7 बहनें, याद रखिएगा इनका नाम है। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इस मानचित्र को आप दोबारा रिवाइज करिएगा। और ये देखिए जो नीला नीला भाग सब दिख रहा है ना आपको, ये सब समुद्र है। तो अब तनिक आप हमको कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताइएगा कि समुद्र तट से लगने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनके नाम क्या हैं। राज्यों के नाम बताइएगा मुझे। शुरू हो रहा है देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए समुद्र की शुरुआत यहीं से हो जा रही है। तो ये गुजरात दिख गया, महाराष्ट्र दिख गया, कर्नाटक दिख गया, गोवा दिख गया। ऐसे ही आपको इधर से पूरा इधर तक ये देख लेना है कौन कौन से राज्य हैं। ठीक इसी प्रकार आप इधर देखिए तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान है। तो आप पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्यों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, उसके बाद पंजाब, फिर आता है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आगे देख लीजिए ये ले। तो अब देखिए अगर आपसे राज्य पूछा गया तो राज्य तो आपका दिख रहा है पंजाब, राजस्थान और नीचे गुजरात, 3 ही। और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इससे जुड़ जा रहे हैं। कुल मिला के 5 जुड़ रहे हैं। किससे? पाकिस्तान से। चीन से अगर आप देखिए तो चीन की सीमा जो लगती है वो कहाँ से चलती है? यहाँ से शुरू देखिए होती है ऐसे इस तरह से। ये आपका बढ़ते 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 ये सब चाइना ही है। ठीक है ना। तो चीन से आप देखिए कौन कौन सा राज्य लग रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश लगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तो लगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नेपाल है बीच में, बिहार भी नहीं लगता है आपका। देखिए इधर यहाँ पे छोटू सा सिक्किम है, मैंने आपको नहीं बताया था। सिक्किम चीन से लग रहा है। सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक है। गंगटोक लिख लीजिएगा आप। अब सिक्किम मतलब 1 2 3 और इधर एक अरुणाचल प्रदेश 4। तो चीन की सीमा से लगने वाले 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। आप इनके नाम लिख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूटान, नेपाल देख लीजिए। नेपाल, नेपाल से लगने वाले कितने राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी लग रहा है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल का हरा वाला हिस्सा ये आ रहा है पतला, और इधर सिक्किम लग रहा है। तो 5 राज्य आपके लग रहे हैं नेपाल से। तो नेपाल से लगने वाले 5 राज्यों के नाम आप लिखकर हमें अवश्य ही बताइएगा। ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए चीन से तो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश भी लग रहा था, लद्दाख। लेकिन राज्यों के क्रम में अब 4 ही आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए अब भूटान आ रहा है ना। भूटान, भूटान किससे किससे लगा हुआ है? देखिए इधर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, यहाँ आपका सिक्किम से लगा हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, और नीचे देखिए आसाम से भी लगा हुआ है। तो भूटान से लगने वाले 4 राज्य भारत के कौन कौन से? आपका देखिए हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये चारों आप याद कर लीजिए। और भारत का एक पड़ोसी देश आता है बांग्लादेश। कौन आता है जी? बांग्लादेश। बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों को देख लीजिए। बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों में आ गया आपका पश्चिम बंगाल, फिर ये देखिए असम थोड़ा सा लग रहा है, मेघालय लग रहा है, और इधर त्रिपुरा लग रहा है, और ये मिजोरम लग रहा है। तो कितने राज्य इस प्रकार से लगे? 5 राज्य। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश से लगने वाले 5 राज्य। यहाँ देखिए आपका म्यांमार आता है, तो म्यांमार से लगने वाले 5 राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कितने? 4 राज्य। म्यांमार से कितने लगे? 4। मीमना अरु, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। हो गया ना। तो इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देश और उन पड़ोसी देशों से भारत के लगने वाले राज्यों के बारे में भी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों से एक बार और निवेदन करता हूँ कि आप इसको अवश्य ही लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। राज्यों की स्थिति आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस मानचित्र को एक बार देखकर अच्छे से राज्य और उनकी राजधानियाँ तथा राज्यों की स्थिति को रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य किधर है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। और आज के लिए मैं आपको एक काम दे चुका हूँ कि समुद्री तट से भारत के कितने राज्य लगते हैं उनके नाम आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। मैंने जितनी चीज़ें बोली हैं ये सारी चीज़ें देखिए आपको लिखी हुई भी मिल जाएंगी, आप इनको देखकर भी लिख सकते हैं। मैं कल आपको बताया था भारत की मानक समय रेखा, ये आपको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला दिखता है आपको भारत का जो विस्तार है किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आपको विस्तार दिख रहा है। यहाँ से आप भारत का विस्तार देख सकते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ में कौन सा पॉइंट था? इंदिरा कॉल। और साउथ में कौन था? इंदिरा पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक आपका पड़ता है 3214 किलोमीटर। उसके बाद पूरब से पश्चिम अगर आप देखिए तो पश्चिम में कौन था? गौरमाथा, ध्यान दीजिएगा, गौरमाथा। और इधर पूर्व में कौन था? किबिथू। ये जो दूरी थी ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और जाते जाते भारत का क्षेत्रफल भी जान लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट जा रही थी, मैं अभी इधर नहीं आया होता तो छूट ही जाती। जो हमारा प्यारा भारत देश है उसका क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किमी। याद रखिएगा, जो विश्व में देशों के क्रम में 7वें नंबर पर आता है, अर्थात जो हमारा भारत देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ से एक सवाल पैदा हो गया कि भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं। तनिक आप नीचे नज़र दौड़ाइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा, भारत से आगे 6 देश जो हैं उनका क्रम निम्न प्रकार है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। चलिए, सबसे बड़ा आता है रूस। सबसे बड़ा देश रूस है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे चीन। चीन, ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर पे आता है अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका। कौन सा अमेरिका? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान दीजिएगा। 5वें नंबर पे आपका आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील। 6वें नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये 6 देशों का क्रम लिख लीजिएगा। और 7वें नंबर पे तो अपना प्यारा भारत आता ही है, प्यारा भारत। तो विश्व के 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। आप इसको याद रखिएगा। इसका मैं एक कोड भी दे देता हूँ आपको। इसका कोड है रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। ध्यान दीजिएगा, ये कोड है रुक चीन अब आया भारत।
ये तो आपका जोश में भी आ गए, जोश वाली कविता हो गई। रुक चीन अब आया भारत, रू से रूस, क से कनाडा, चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत तो भारत ही हो गया। ये आपका कोड हो गया, रुक चीन अब आया भारत। चलिए इस कोड के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, गुड बाय।